हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जनवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़। एंड अगर आपने इसके प्रीवियस जो आपके बैंकिंग एंड फाइनेंस के लेक्चर है वो नहीं देखे हैं, सो आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे दिसंबर मंथ की आपको लिंक मिल जाएगी एंड फर्दर भी हमने अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। एंड पीडीएफ के लिए आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। Now, first आपका क्वेश्चन है द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया recently reconstituted the reassurance advisory committee to strengthen advisory support on reinsurance related matters. Who has been appointed as a chairman of this committee? So recently IRDAI द्वारा एक कमेटी रिकंस्टिट्यूट की गई है जिसका नाम है री इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी। नाम से पता चल रहा है काम क्या रहेगा, एडवाइजरी देने का। ये एडवाइजरी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ऑन दी री इंश्योरेंस रिलेटेड मैटर्स, राइट। सो क्वेश्चन इज हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी। सो इस कमेटी के चेयरपर्सन आपके हैं एवीजी गिरिराज कुमार, गिरिराजा कुमार, ठीक है। एवी गिरिराजा कुमार इज द राइट आंसर। ही इज द chairman of this committee. He is appointed as a chairman of this committee by the IRDAI, right? साथ में ही IRDAI ने सेक्रेटरी भी यहाँ पे अपॉइंट किए हैं टू दिस कमिटी, जिनका नाम है अरुणा बोवरमपट। ये डेप्यूटी जनरल मैनेजर हैं री इंश्योरेंस के, ठीक है। अब कमेटी मेंबर्स की बात कर लेते हैं। प्रवीण वशिष्ठा जो फॉर्मर सीईओ एंड एमडी हैं हॉर्डन इंश्योरेंस ब्रोकर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। रूपम अस्थाना फ्रॉम फॉर्मर सीईओ ऑफ लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस एंड टीएल एलएमएलू फॉर्मर होल टाइम मेंबर ऑफ IRDAI। तो ये सारे आपके मेंबर्स हैं इस कमेटी के, ओके। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। IRDAI के चेयरमैन है अजय सेठ। हेडक्वार्टर्स का हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है एंड इट इज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1999, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन एयरलाइन साइन अ न्यू यूनिलेटरल कोड शेयर अग्रीमेंट विद एयर बाल्टिक द नेशनल एयरलाइन ऑफ लातविया टू एनहांस कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड बाल्टिक रीजन। सो रिसेंटली इंडिया की जो आपकी एयर इंडिया है इनके साथ अग्रीमेंट इनका हुआ है। एयर इंडिया का किसके साथ हुआ है, एयर बाल्टिक के साथ, ठीक है। कोड शेयर अग्रीमेंट यह आपका हुआ है एंड इसके तहत क्या होता है कि एक एयरलाइन जो है वो टिकट सेल कर सकती है ऑन द फ्लाइट्स ऑपरेटेड बाय द अनदर एयरलाइन, ठीक है, यूजिंग इट्स ओन फ्लाइट कोड, राइट। सो यहाँ पे एयर इंडिया कोड जो है इट विल बी प्लेस्ड ऑन द एयर बाल्टिक फ्लाइट्स बिटवीन योर लातविया, रीगा लातविया से मेजर यूरोपियन हब्स जो आपके हैं जैसे एम्स्टर्डम, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, कोपेनहेगन, ये सारी चीजें, ठीक है। नाउ फ्रॉम दीज यूरोपियन हब्स इंडियन ट्रैवलर्स जो हैं वो इजीली कनेक्ट कर सकते हैं रीगा, ठीक है, रीगा लातविया एंड आपकी जो अदर जगह हैं जैसे टेलिनन एंड विलनियस, ठीक है, यहाँ पे भी ये जा सकते हैं इजीली। Now next आपको क्वेश्चन है which country did India overtake to become the world's fourth largest economy? So it is your Japan, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा it is Japan. As of December इंडिया जो है वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है विद GDP वैल्यू ऑफ 4.18 ट्रिलियन। टॉप 3 इकोनॉमीज में आपका USA, चाइना एंड जर्मनी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, इंडिया जो है सरपास करेगा जर्मनी को 2.5 से, मतलब 2.5 से 3 सालों में, and it will become the third largest economy after US and India, okay? By 2030 इंडिया की जो GDP है इट्स प्रोजेक्टेड ये आपका 7.3 ट्रिलियन US डॉलर जो है अप्रोक्सीमेटली पहुंच जाएगी। और इंडिया का गोल है कि हम अटेन करें हाई मिडिल इनकम स्टेटस बाय द ईयर 2047, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है फ्रॉम व्हाट डेट डज सेबी मैंडेट requiring compliance officer of a alternate investment fund managers to obtain NISM certification, ठीक है, कम इनटू इफेक्ट। सो बेसिकली सेबी ने मैंडेटरी कर दिया है AIF मैनेजर्स के लिए कि उनको अगर अपनी पोजीशन बना के रखनी है तो उनको जो है एक सर्टिफिकेशन पास करना होगा NISM नाम का, ठीक है। और ये आपका इफेक्ट में आएगा 1 जनवरी 2027 से, ठीक है। सेबी मैंडेटेड दैट द कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर्स must obtain certification from the National Institute of Securities Market by passing the NISM series 3rd C Securities Intermediary Compliance Fund Certification Examination। तो उनको ये एग्जाम पास करना होगा, ठीक है। सेबी हैज डायरेक्टेड trustees, sponsor and managers of AIFs to explicitly disclose adherence
to the certification mandate in the annual compliance test report. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which cross-border payment platform received the final authorization from the Reserve Bank of India to operate as a payment aggregator cross-border राइट. सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इट इज ब्रिस्क पे. इसको फाइनल ऑथराइजेशन मिला है आरबीआई से. ठीक है, ब्रिस्क पे की बात करें तो इसकी शुरुआत आपकी 2023 में हुई थी. एमडी एंड सीईओ करंटली है संजय त्रिपाठी. Next is who was appointed as a interim managing director and chief executive officer of a Canara Bank, and it comes into effect from 1st January 2026. So हरदीप सिंह अहलूवालिया जो हैं इनको नया आपका एमडी एंड सीईओ बनाया गया है कैनरा बैंक का. ठीक है, ही इज करंटली सर्विंग एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इनको एडिशनल यहाँ पे पोजीशन दी गई है एमडी एंड सीईओ की. ठीक है, ही ऑल्सो सर्व्ड इन इलाहाबाद बैंक. ठीक है, एज अ एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर. और इन्होंने सक्सीड किया था के सत्यनारायण राजू को एज अ एमडी एंड सीईओ. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है which group received in principle approval from SEBI to act as a sponsor and established as a new mutual fund in India. तो रिसेंटली इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है सेबी ने अशिका ग्रुप को so that they can act as a sponsor and establish a new mutual fund in India. Right. Now next question है at its 51st board meeting how much did Sagarmala Finance Corporation Limited allocate to Greenfield Port project to support port-led development. तो इन्होंने recently आपका allocate किया है 4,000 करोड़. ठीक है, किसके लिए? ग्रीनफील्ड पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए. ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ SMFCL जो है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है इनकी 51st बोर्ड मीटिंग हुई थी और यहाँ पे इन्होंने आपका लगभग अप्रोक्सीमेटली 4,300 करोड़ का सैंक्शन किया था. ठीक है, जिसमें आपका डिग्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इनको 150 करोड़ का अमाउंट रिसीव हुआ है एनहांस करने के लिए ड्रेजिंग कैपेसिटी which is vital for maintaining navigable waterways and port efficiencies. Then गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है इनको 110 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे दिया गया है स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिजिनियस शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज को एंड सपोर्ट करने के लिए आपका एक सेकेंड. ठीक है, सपोर्ट करने के लिए इंडिया के डिफेंस एंड कॉमर्शियल मैरिटाइम नीड्स को. इसके अलावा जो SMFCL बोर्ड है इन्होंने अप्रूव किए हैं 25,000 करोड़ बोरोइंग लिमिट एंड ₹8,000 करोड़ लेंडिंग टारगेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026. ठीक है, अब सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसको लॉन्च कब किया गया था? जून 2025 में इसको लॉन्च किया गया था. फाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है which two institutions signed an MOU to conduct contact point verification of informal micro entrepreneurs registered on the Udyam Assist platform. सो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और सिडबी ने ये MOU साइन किया था यहाँ पे. ठीक है, सिग्नेटरीज की बात करें तो मनीषा बंसल बडल जो GM है आपके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एंड अमित नगर जो DGM है डेप्यूटी GM है आपके सिडबी के. इनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था विच इज वैलिड टिल द 30th December 2027. नाउ नेक्स्ट इज द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन that is ESIC announced a 1-month extension of your SPREE 2025 permitting voluntary registration without past liability until 31st January 2026. What is the full form of SPREE in context of the ESIC scheme? So it is your scheme for promotion of registration of employers and employees. ठीक है, तो इस स्कीम का नाम आपका क्या है? स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज. राइट, ये जो स्कीम है इसे अप्रूव किया गया था ड्यूरिंग दी 196th मीटिंग ऑफ ESI कॉर्पोरेशन जो शिमला में हुई थी एंड इट वाज चेयर्ड बाय द मनसुख मंदाविया हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं. एंड इट इज एम्ड एट एनहांसिंग सोशल सिक्योरिटी कवरेज अंडर योर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948. ठीक है, प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन पीरियड इसका आपका 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 का था. ओके, नाउ अब स्कीम की बात करें तो स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज इसकी बात करें तो एलिजिबल कौन है यहाँ पे? फैक्ट्रीज और एस्टैब्लिशमेंट विद अ 10 और मोर एम्प्लॉयज, ये इसमें आपके एलिजिबल है इन ESI implemented areas
जिसमें शॉप्स, होटल्स, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, मेडिकल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये सब आपके शामिल हैं, एंड वर्कर अर्निंग अप टू 21,000 पर मंथ। ठीक है, नाउ साथ में 25,000 फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी वाली कंडीशन भी इंक्लूडेड है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? एम्प्लॉयर को रजिस्टर करना होगा डिजिटली वाया ESIC पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पोर्टल, इनके थ्रू इनको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। एंड कवरेज इज इफेक्टिव फ्रॉम द डिक्लेयर्ड रजिस्ट्रेशन स्टेट, राइट। बेनिफिट्स क्या है? ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा टू द एम्प्लॉयज, इंश्योर करेगा ईज ऑफ कंप्लायंस फॉर द एम्प्लॉयर्स, एक्सपांड करेगा ESIC कवरेज टू अनरजिस्टर्ड वर्कर्स, एंड इट विल ऑल्सो अलाउ रजिस्ट्रेशन विदाउट पास्ट लायबिलिटी और अ लीगल एक्शन। Now next question है, the Department of Economic Affairs under the Ministry of Finance kept the interest rates unchanged across all small saving schemes, that is SSS, for the quarter 4 of financial year 2025-2026, that is from the 1st January to 31st March 2026. What is the interest rate applicable to the Sukanya Samriddhi Yojana during this period? तो हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, इन्होंने फिर से अनाउंसमेंट की है कि जो हमारी सेविंग स्कीम्स हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, इनके लिए जो रेट्स हैं वो फिर से कंटिन्यू किए जाएंगे, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। ठीक है, फॉर द क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल 2025-2026, राइट। एंड सुकन्या समृद्धि स्कीम के लिए यहाँ पे जो परसेंटेज है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है 8.2। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एंड इस बार स्ट्रेट 8th क्वार्टर में यहाँ पे कुछ भी हमें चेंज नहीं देखने को मिला है। ठीक है, नाउ जो यहाँ पे एक और चीज कि जो ये मेथोलॉजी है डिटरमाइन करने की इंटरेस्ट रेट आपके स्मॉल सेविंग स्कीम्स की, इसको रिकमेंड किसने किया था? इट इज रिकमेंडेड बाय दी श्यामला गोपीनाथ कमिटी इन जनवरी 2025, राइट। नाउ अब बात करते हैं अदर आपकी स्कीम्स की। तो जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट है, इसका 4% इंटरेस्ट रेट रहेगा। वहीं पे 1 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट 6.9%, 2 ईयर होगा तो 7, 3 होगा तो 7.1, 5 होगा तो 7.5%, एंड अगर आपका 5 ईयर पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट है इसमें 6.7% रहेगा। ठीक है, वहीं पे किसान विकास पत्र है तो 7.5% रहेगा, विच विल मैच्योर इन दी 115 मंथ्स। ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 7.1% मिलेगा, सुकन्या समृद्धि में 8.2, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 7.7, 8.2 अगेन आपका सीनियर सिटीजन स्कीम्स में मिलेगा, सेविंग स्कीम्स में। एंड पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम जो है इसमें 7.4% का रहेगा और 7.5% महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट, राइट। नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 4,100 करोड़ लोन जो है वो अप्रूव किया है फॉर द फेज 1 ऑफ अ मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन दी तेलंगाना। ठीक है, सो मेन पर्पस क्या है इसका कि रिजुवनेट करना है मूसी रिवर को टू एनहांस द इकोलॉजिकल हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ द रिवर, टू डेवलप द रिवर फ्रंट इनटू द वाइब्रेंट सोशियो इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, फेज 1 कवरेज की बात करें तो इसमें लेंथ आपकी 21 किलोमीटर्स की रहेगी ऑफ जोन 1। इसमें आपका स्ट्रेच रहेगा फ्रॉम उस्मान सागर टू दी बापू घाट एंड हिमायत सागर टू बापू घाट। टोटल प्रोजेक्ट लेंथ आपकी 55 किलोमीटर्स की है, विच इज डिवाइडेड इनटू दी 5 जोन। ओके, इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो एग्जीक्यूटिव एजेंसी आपकी है मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, देन डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है ये प्रिपेयर की गई है बाय द कंसोर्टियम लेड बाय द मेन हार्डेट फ्रॉम द सिंगापुर विद चश्मन एंड वेकफील्ड इंडिया एंड रियोस डिजाइन स्टूडियो। ठीक है, टाइमलाइन की बात करें तो फेज 1 जो है इट विल वर्क, इसका काम आपका स्टार्ट होगा आफ्टर द कॉस्ट एस्टिमेट्स, आफ्टर द बेसिकली फाइनलाइजेशन जो होगा कॉस्ट का रिगार्डिंग, तो वो होगा 31 मार्च 2026 और इसके बाद ही इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो आपका स्टार्ट होगा, वर्क यहाँ पे स्टार्ट होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन हियर इज व्हिच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द 4,100 करोड़ लोन टू सपोर्ट फेज 1 ऑफ द मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा ये आपका किया गया है। ठीक है, ये अप्रूवल दिया गया है। अब बात करें मूसी रिवर की, जिसको आपका मचुकुंदा और मुसुनुरु
रिवर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये मेजर ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की इन द दक्कन प्लेट्यू। ये ओरिजिनेट होती है आपकी अनंतगिरी हिल्स से नियर दी विकाराबद इन तेलंगाना। एंड इस रिवर पे, मूसी रिवर पे 2 डैम्स हैं आपका, ओस्मान सागर एंड हिमायत सागर। ठीक है, ये 2 डैम इस पे बने हुए हैं। नाउ नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ अ ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए चेयरमैन हैं आपके, इनका नाम है कीर्तिकेयन मनिककम। ठीक है, ये इनका नाम है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये एज अ इन्होंने जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर्व किया है बैंक ऑफ इंडिया का। एंड ही ऑल्सो सर्व्ड एज अ चेयरमैन ऑफ अ स्टार यूनियन दाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ही सक्सीडेड रवि मोहन जो इस पोजीशन पे पहले थे, इन्हें सक्सीड किया है। नाउ ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसके करंट MD एंड CEO है कदम्बेली पॉल थॉमस एंड हेडक्वार्टर इसका थिशरूर केरला में लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट आपका न्यूज़ है, रिसेंटली RBI ने कुछ गाइडलाइंस रिलीज किए हैं ऑन द रिस्क वेटेज नॉर्म्स फॉर द NBFCs। बेसिकली आपका इन मंथ ऑफ अक्टूबर जो है 2025 में गाइडलाइंस रिलीज की गई थी, जो स्ट्रिक्ट आपकी यहाँ पे जो है गाइडलाइंस देखी जा रही थी रिस्क वेट नॉर्म्स के लिए फॉर दी NBFC, जिसमें NBFCs ने आवाज़ उठाई और उसके बाद यहाँ पे ये जो नॉर्म्स हैं वो थोड़े आपके मतलब इनमें थोड़ी छूट दी गई है या इनको थोड़ा रिलैक्स किया गया है। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस अब किए गए हैं, तो क्या चेंजेस हैं वो सारे देखते हैं। एंड यहाँ पे क्या बोला है, जैसे फॉर एग्जांपल NBFC जो है, ठीक है, NBFCs जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दे रहे हैं बेसिकली, ठीक है, उनकी बात यहाँ पे अगर करें तो फॉर एग्जांपल जैसे एक कंपनी है आपकी XYZ, ठीक है, जो आपका हाईवेज बनाती है। ठीक है, अब एक कंपनी ने एक NBFC से लोन लिया, NBFC से, ठीक है, लोन लिया 100 करोड़ का। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम बात करें किसकी बात करें, हम रिस्क वेटेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे आपका CRR के हिसाब से यहाँ पे कुछ अमाउंट इनको रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कंपनी पैसा नहीं देती है तो उसकी रिकवरी के लिए थोड़ा अमाउंट यहाँ पे बचा के इनको रखना पड़ता है। ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल 15% जो है इनको रखना है, तो 100 करोड़ है तो 15 करोड़ इनको यहाँ पे रखना होगा। ठीक है, फॉर द 100% योर दैट 100% रिस्क वेटेज। ठीक है, अब यहाँ पे चेंजेस क्या हुए हैं कि जैसे अगर कंपनी जो है बाद में 2% जो है रीपे कर देती है, इन दैट केस यहाँ पे क्या होगा, अब 2% पे कर देगी, इन दैट केस यहाँ पे सिर्फ 75% रिस्क इनका हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पे पहले 15 करोड़ ये रख रहे, वहां पे अब ये क्या करेंगे, सिर्फ 75% रखेंगे और इनका 15 करोड़ में से जो अमाउंट है वो फर्दर ये जो है और कंपनीज को लोन दे सकते हैं। मतलब पहले क्या हो रहा था, टोटल 15 करोड़ इनको रखने पड़ रहे थे और मतलब लॉक हो जा रहे हैं, और ये NBFC जो है फर्दर किसी को ये अमाउंट दे नहीं पा रहा है। राइट, तो इसी चीज के लिए कि जो है NBFCs को थोड़ी राहत मिली है और वो और ज्यादा अपने जो है पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, लोन एज अ लोन दे पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये नॉर्म्स आपके यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स किए गए हैं। ठीक है, तो अगर 2% कंपनी जो है, ये जैसे हाईवे कंपनी जो है वो रीपे कर देती है, वो आपका रीपे कर देती है बैंक को, NBFC को, इन दैट केस रिस्क वेटेज इनका 75% हो जाएगा। वहीं पे अगर 5% ऑफ द प्रोजेक्ट ये आपका जो है रीपे करते हैं, इन दैट केस ये रिड्यूस होके 50% रिस्क वेटेज रह जाएगा। ठीक है, पहले ये 10% था और जो ये 2% आपका था, ये अर्लियर जो परसेंटेज थी इसकी 5% थी। मतलब पहले यहाँ पे क्या होता था, 5% अगर रीपेमेंट होगा, इन दैट केस 75% रिस्क वेटेज माना जाएगा, और अगर 10% यहाँ पे अगर आप वापस देती है कंपनी, इन दैट केस 50% ये आपका रिस्क वेटेज होगा। तो ये नॉर्म्स पहले आपके लाए गए थे, अभी इसको रिड्यूस करके परसेंटेज 2% कर दी गई है फॉर 75% एंड 50% रिस्क वेटेज के लिए 5% रीपेमेंट यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और ये जो नॉर्म्स है ये इफेक्ट में कब से आएंगे, मतलब जो NBFCs हैं वो कब से अप्लाई कर सकती हैं, 1 अप्रैल 2026 से कर सकती हैं, और चाहे तो वो अभी भी कर सकती हैं, बट इसमें भी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने ऑलरेडी लोन दिया हुआ है, राइट, अगर उन्होंने ऑलरेडी लोन दिया हुआ है कंपनीज को, और वो जो आपका लाइक लोन जो उन्होंने दिया है
या जो नॉर्म्स पहले इन्होंने फॉलो किए हुए हैं, अगर वो कंपेयर करें, अगर जो नए नॉर्म्स हैं वो अगर ज़्यादा रिस्की हैं, इन दैट केस वो पुराने वाले जो हैं फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फॉर द एक्सपोजर करंटली एंजॉइंग द लोअर रिस्क वेटेज बट सेटबैक वेटेज अंडर द न्यू नॉर्म्स से अगर उन्हें ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा रिस्क हो जाएगा या हाई रिस्क हो जाएंगे, देन दे कैन कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग रिस्क वेटेज, ठीक है। जो भी नॉर्म्स है वो फॉलो कर रहे हैं, दे कैन कंटिन्यू विद दैट एंड until the next review or a renewal और 31st March 2027, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम ऑन 1 जनवरी 2026। इसका मेन पर्पस है कि जो टैक्स पेयर हैं आपके, ठीक है, बेसिकली इट अलाउज टैक्स पेयर टू डिपॉजिट अनइन्वेस्टेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन इंटरेस्ट एंड अवेल टैक्स एग्जम्पशन फॉर अप टू 3 years, ठीक है। अब इसके अंदर आपके दो टाइप के अकाउंट आते हैं, एक तो टाइप ए हो गया सेविंग अकाउंट, दूसरा है आपका टाइप बी टर्म डिपॉजिट अकाउंट। टाइप ए में फ्लेक्सिबल विड्रॉल परमिट यहाँ पे दिया गया है आपको, ठीक है। इट इज सुटेबल फॉर टैक्स पेयर्स हु मे नीड लिक्विडिटी व्हाइल प्लानिंग इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट। वेयरएस सेकेंड वाला है जहाँ पे टर्म डिपॉजिट अकाउंट, जहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट आपकी 10,000 है, इट विल फंक्शन लाइक अ फिक्स डिपॉजिट विद अ लॉक इन फीचर, ठीक है। कैसे काम करेगा, फिक्स डिपॉजिट की तरह, और इसमें लॉक इन फीचर भी आपका दिया गया है एंड इट इज सुटेबल फॉर दोज प्रेफरिंग स्ट्रक्चर्ड री इन्वेस्टमेंट टाइमलाइंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो डिपॉजिट है ये री इन्वेस्ट किया जा सकता है प्रॉपर्टी में, एग्रीकल्चरल लैंड में, न्यू कैपिटल एसेट इन अ नॉन अर्बन एरियाज और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। साथ में ही जो विड्रॉल्स हैं दे आर फॉर्म बेस्ड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द टैक्स रूल्स। एलिजिबल कौन कौन है इसके लिए, हमारे जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हैं, with a plan to extend it to the NRI and non-individual entities. An account can be opened at ICICI Bank branches. इनमें ओपन किया जा सकता है across India, excluding rural location as per the capital gain account scheme. Okay. Now उस पे इस क्वेश्चन कर लेते हैं। So the ICICI Bank has launched the Capital Gain Account Scheme 1988 under the Income Tax Act 1961, allowing the taxpayer to deposit which type of capital gain for a tax exemption. तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बात की गई है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, इसके एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 1994 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, सेबी ने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। सेबी ने नोटिफाई किया है फेज्ड रोल आउट ऑफ रिवाइज्ड नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फॉर एग्जिस्टिंग मर्चेंट बैंकर्स इंक्लूडिंग हायर कैपिटल एडिक्वेसी, लिक्विड नेटवर्थ, अंडरराइटिंग लिमिट्स अमंग अदर्स, राइट। सो जो फ्रेमवर्क है ये है फेज रोल आउट, रिवाइज्ड नेटवर्थ, लिक्विड नेटवर्थ, अंडरराइटिंग लिमिट्स, गवर्नेंस एंड कंप्लायंस नॉर्म का, ठीक है। अमेंडमेंट्स यहाँ पे हैं बेसिकली टू दी सेबीज रेगुलेशन 1992 एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज सेबीज मर्चेंट बैंकर अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025, ठीक है। इसमें जो नेटवर्थ एंड लिक्विड नेटवर्थ है उसकी बात करें तो कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर के लिए नेटवर्थ आपकी 25 करोड़ की रहेगी बाय जनवरी 2027 और इन्हें ये डबल करना होगा बाय दी 2 जनवरी 2028, दैट इज 50 करोड़ करना होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें लिक्विड नेटवर्थ की तो 6.25 करोड़ बताई गई है 2 जन 2027 तक के लिए एंड देन इसको 12.5 करोड़ यहाँ पे करना होगा बाय दी 2 जन 2028। ऐसे ही कैटेगरी सेकंड मर्चेंट बैंकर्स की बात करें तो इसके लिए नेटवर्थ 7.5 करोड़ है 2 जन 2027 के लिए एंड ये आपका 10 करोड़ होगा फॉर दी 10 करोड़ इनको करनी होगी 2028 में, ठीक है। एंड लिक्विड नेटवर्थ की बात करें तो 1.875 करोड़ बाय 2 जन 2027 एंड 2028 में 2.5 करोड़ इनको करना होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट इज अंडरराइटिंग लिमिट्स की बात करें तो टोटल अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन जो है ये आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए 20 टाइम्स लिक्विड नेटवर्थ, ठीक है। ट्रांजिशन टाइम पीरियड जो है ये आपके जो रूल्स हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं ये आपके 2 साल में जो है आपके इसमें फॉलो होनी चाहिए। इट इज कंप्लायंस विद द 2 जन 2028, ठीक है। साथ में ही बताया गया है
मैंडेटरी हाफ ईयर चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेशन यहाँ पे चाहिए। इसके अलावा मिनिमम रेवेन्यू रिक्वायरमेंट जो है कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर के लिए 25 करोड़ है फ्रॉम परमिटेड एक्टिविटीज ओवर दी 3 years। कैटेगरी 2 मर्चेंट बैंकर के लिए ये 5 करोड़ है एंड सेम आपका ओवर 3 years के लिए। एंड जो फर्स्ट असेसमेंट है ये रहेगा आपका 1 अप्रैल 2029 में, ठीक है। एंड नॉन कंप्लायंस में लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके अलावा जो रेलिवेंट एम्प्लॉयज हैं एंड जो रेलिवेंट एम्प्लॉयज एंड कंप्लायंस ऑफिसर हैं उनको यहाँ पे पास करना होगा NISM एग्जाम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एग्जाम। और यहाँ पे टाइमलाइन दी गई है, जो एग्जिस्टिंग आपके मर्चेंट बैंकर्स हैं उनको 2 Jan 2027 तक पास करनी है और जो न्यू अपॉइंटीज हैं उनको 90 डेज में। नेक्स्ट इज गवर्नेंस एंड पर्सनल नॉर्म जो है इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है हमें मतलब इनको अपॉइंट करने होंगे, इंडिपेंडेंट कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करने होंगे 3 अप्रैल 2026 तक, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफिसर मस्ट हैव मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मार्केट एंड वंस कंप्लायंस विंडो फॉर द एग्जिस्टिंग फर्म, राइट। इसके अलावा कुछ कुछ चीज़ों में यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलेंगी, जैसे कोई आउटसोर्सिंग नहीं कर पाएंगे मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड, ठीक है। नो आउटसोर्सिंग ऑफ अ कोर मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज, एग्जिस्टिंग आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट जो है उनको भी आपको यहाँ पे खत्म करना होगा 3 अप्रैल 2026 तक। नॉन सीवी एक्टिविटीज मस्ट बी सेग्रीगेटेड इनटू सेपरेट बिजनेस यूनिट विद अ चाइनीज वॉल्स डिस्क्लोजर्स एंड बोर्ड अप्रूव्ड कंट्रोल्स, ठीक है। साथ में ही merchant bankers barred from managing public issues where directors or relatives hold the more than 0.1% of a paid up share capital or shares over rupees 10 lakh, okay. Now next is Tamil Nadu Mercantile Bank has entered into a strategic partnership with which fintech solution provider to strengthen its UPI capability। तो तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक जो है इन्होंने अभी रिसेंटली पार्टनरशिप किया है आपका टेकफिनी के साथ, ठीक है। किस चीज के लिए? आपके यूपीआई कैपेबिलिटीज को और स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। देन टेकफिनी जो है इट विल सर्व एज अ टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर टू द तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक, जो मैनेज करेगा यूपीआई स्विचिंग को वाया इट्स टेकफिनी यूपीआई स्विच। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ HSBC प्राइवेट बैंक। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनको 5 जनवरी 2026 को 26 से इनका टेन्योर आपका स्टार्ट हुआ है एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ HSBC प्राइवेट बैंक। सो इट इज योर ईडा लियो, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किया है गैब्रियल कैस्ट्रेलो को, और ईडा लियो जो है ये सर्व कर चुकी हैं हेड ऑफ सिटी प्राइवेट बैंक नॉर्थ अमेरिका, हेड ऑफ सिटी प्राइवेट बैंक न्यूयॉर्क एंड हेड ऑफ एशियन क्लाइंट्स ग्रुप, ठीक है। इनमें ये अपना रोल निभा चुकी हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूज है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च जो होली ओन सब्सिडी है फिनटेक ग्रुप की, फिच ग्रुप की, इन्होंने प्रोजेक्ट किया है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट एट व्हाट परसेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2027। सो फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए इन्होंने प्रिडिक्ट किया है 6.9% का जीडीपी ग्रोथ इंडिया के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 7.4% प्रिडिक्ट किया था। अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के CMD हैं रोहित करण श्वानी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और 1995 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। Now next is the Oil and Natural Gas Corporation, that is ONGC, under the Ministry of Petroleum and Natural Gas, partnered with Japanese shipping company to establish 2 joint ventures for entering the ethane shipping business. So recently ONGC ने पार्टनरशिप किया है जापान की ऑर्गेनाइजेशन मित्सुयो ओस्क लाइन के साथ, MOL के साथ, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और 2 जॉइंट वेंचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, एक तो है भारत इथेन 1 इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर प्राइवेट लिमिटेड एंड दूसरा है भारत इथेन 2 IFSC प्राइवेट लिमिटेड, राइट। दे आर रजिस्टर्ड इन द गिफ्ट सिटी गुजरात, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात, राइट। ओनरशिप की बात करें तो 50-50 की ओनरशिप यहाँ पे रहेगी ONGC और MOL के बीच में। Now next is which Indian private sector bank launched the Zero Forex Diamond Reserve Credit Card, a premium offering for frequent international travelers that provide zero foreign exchange markup along with the travel and lifestyle rewards। तो रिसेंटली इनमें से कौन सा बैंक है जिसने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इट इज लॉन्च बाय द IDFC फर्स्ट बैंक,
ठीक है, किसने लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। यहाँ पे आप इसके इमेज देख सकते हैं। नाउ अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड की, तो आप इसे वेबसाइट और ऐप के थ्रू इनके IDFC फर्स्ट बैंक के अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फीचर्स क्या क्या हैं इसके, जैसे डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस आपको मिलता है अवेलेबल विद ये रहेगा एनुअल स्पेंड में 1000 US डॉलर की एनुअल स्पेंड में। ट्रैवल इंश्योरेंस कवरेज 25,000 फॉर अ ट्रिप कैंसिलेशन, लॉस्ट बैगेज, फ्लाइट डिले, तो ये सारी यहाँ पे चीजें रहेंगी आपकी। ठीक है, 1 करोड़ का एक्सीडेंट कवर इसमें रहेगा आपका, 10 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट कवर। इसके अलावा ज्वाइनिंग और एनुअल फी यहाँ पे 3000 प्लस GST की रहेगी। इंटरेस्ट रेट डायनामिक रहेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 8.5% पर एनम। देन ATM विड्रॉल्स आप में ATM विड्रॉल्स की बात करें तो 0% इंटरेस्ट यहाँ पे ग्लोबली रहेगा टिल ड्यू डेट। एंड फ्यूल सरचार्ज यहाँ पे आपका जो है वेवर रहेगा, मतलब यहाँ पे आपका सरचार्ज जो है वो हटा दिया गया है एट सेलेक्टेड आउटलेट्स। ठीक है, सभी में नहीं है, सेलेक्टेड आउटलेट्स में। Now next is which company became the first payment firm in India, the Middle East, Asia Pacific and South Africa to earn ISO IEC 42001 certification। तो रिसेंटली फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है, जो FSS है, ये ऑर्गेनाइजेशन पहली पेमेंट फर्म बनी है इंडिया, मिडिल ईस्ट, एशिया पैसिफिक और साउथ अफ्रीका की, जिसने अर्न किया है इस स्टैंडर्ड को, इस सर्टिफिकेशन को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कमीशन 42001 को, जो बेसिकली हाईलाइट करता है कि जो कंपनी है वो अपना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट यहाँ पे शो कर रही है कि ये रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टवर्दी यूज करेगी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अक्रॉस इट्स डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज Federal Bank Limited launched its refreshed brand identity called the Fortuna Wave in Mumbai, Maharashtra. Who was present at the launch as the bank's brand ambassador? तो इस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर आपके हैं विद्या बालन। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे नया लोगो, इन्होंने नया आइडेंटिटी जो है वो रिलीज किया है। दिस इज द ओल्ड वन एंड ये नई है। वेव्स टाइप आपको यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर दिखेगा, 3 वेव्स हैं। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करती हैं ऑथेंटिसिटी, टुगेदरनेस एंड प्रॉस्पेरिटी को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, HDFC बैंक ने इंटीग्रेट किया है RBI का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी दैट इज CBDC द डिजिटल रूपी इनटू विच ऑनलाइन मर्चेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म। तो इनके कौन से प्लेटफॉर्म पे ये इन्होंने जो है आपका इंटीग्रेट किया है? तो इट इज इंटीग्रेटेड इन दी स्मार्ट गेटवे। ठीक है, स्मार्ट गेटवे प्लेटफॉर्म पे इन्होंने इसे इंटीग्रेट किया है अलॉन्ग विद UPI कार्ड्स एंड नेट बैंकिंग। तो ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा CBDC का। ठीक है, मर्चेंट जो है वो अब एक्सेप्ट कर सकते हैं डिजिटल रूपी पेमेंट एट 0 ट्रांजेक्शन कॉस्ट, राइट। Now next question है, according to the ECORAP report released by the State Bank of India Economic Research Department, India's GDP growth for financial year 2026 has been projected at। तो इन्होंने प्रोजेक्ट की है इंडिया की GDP आपकी 7.5%। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू UNDSA वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2026 रिपोर्ट, इंडिया की GDP फोरकास्ट आपकी कैलेंडर ईयर 2026 में कितनी प्रोजेक्ट की गई है? इन्होंने 6.6% प्रोजेक्ट की है। कैलेंडर ईयर की यहाँ पे बात हो रही है, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च, कैलेंडर ईयर जनवरी से आपका दिसंबर। ठीक है, नाउ इंडिया की रियल GDP बताई गई है 7.4%। ग्लोबल ग्रोथ की बात करें, इन्होंने क्या बताया है? इट इज एक्सपेक्टेड कि ये मॉडरेट रहेगा टू 2.7% इन 2026। ठीक है, 2.9% बताया गया है फॉर द 2027। ग्लोबल ट्रेड जो है ये आपका स्लो होएगा, 2.2% देखने को मिलेगा 2026 में। ठीक है, UN प्रोजेक्शन अलाइन विद द IMF विच एक्सपेक्ट्स कि इंडिया जो है ये ओनली मेजर इकोनॉमी ग्रोइंग कंट्री रहेगा अबव 6% इन 2025-2026। नाउ UNDSA की बात करें, इसके अंडर सेक्रेटरी जनरल है फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर ली जुनहुआ। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में, स्टैब्लिश किया गया था 1948 में। नाउ नेक्स्ट इज द एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड हैज लॉन्च विच कोलेटरल फ्री क्रेडिट सोल्यूशन फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस अक्रॉस सेमी अर्बन एंड रूरल मार्केट इन इंडिया।
सो रिसेंटली इन्होंने जो है एक्सिस फाइनेंस व्यापार बिजनेस लोन लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, यहाँ पे कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा अप टू 10 लाख विद अ फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टेन्योर्स। ठीक है, साथ में ही एक्सिस बैंक की एक और न्यूज है आपकी। एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है सेफ्टी सेंटर ऑन इट्स मोबाइल बैंकिंग ऐप ओपन, एनहांस करने के लिए डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी इनके कस्टमर्स के लिए। ठीक है, इसमें एसएमएस ऑथेंटिकेशन, ब्लॉकिंग इंटरनेट बैंकिंग, फंड ट्रांसफर, इस टाइप की फीचर्स दी गई हैं। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं अदर न्यूज की। सो रिसेंटली आरबीआई ने कैंसिल किया है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस ऑफ 35 एनबीएफसीज फॉर नॉन कंप्लायंस विद द रेगुलर रिक्वायरमेंट इफेक्टिव फ्रॉम 9 to 31 दिसंबर 2025। कैंसिल्ड एनबीएफसीज के नाम यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, एडिशनली 16 एनबीएफसीज जो हैं वॉलंटरली इन्होंने सरेंडर किया है इनके सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू दी आरबीआई। ठीक है, सो इसमें भी आपके 3 कैटेगरीज में ये हैं। बिजनेस एग्जिट में 8 हैं, अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज में 3 हैं एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में 5 कंपनीज आपकी हैं। राइट, यहाँ पे आप इनकी भी पूरी जो है कौन कौन सी कंपनीज ने सरेंडर किया है वो सारी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तीनों कैटेगरीज की। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं, क्योंकि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी पूछी जा रही है। एनबीएफसी क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और 2013। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोवाइड्स लोन एंड एडवांसेस, एक्वायर स्टॉक्स, इक्विटीज एंड गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी डेब्ट्स। ठीक है, रेगुलेट कौन करता है इसे? आरबीआई रेगुलेट करता है अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। सेक्शन 45(1)(a) कोई भी एनबीएफसी जो है ये अपना ऑपरेशन जो है स्टार्ट नहीं कर सकता विदाउट द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आरबीआई इसे देता है। ठीक है, तो बिना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बिना लाइसेंस कोई भी एनबीएफसी जो है ऑपरेट नहीं कर सकता, इसे आरबीआई से सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके अलावा मिनिमम नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट कितनी है? 10 करोड़ की है। करेंटली ये 10 करोड़ है। ठीक है, इसके अलावा हायर नेट ओन फंड may be required depending on the type of NBFC। तो NBFC किस टाइप का है उस टाइप में भी डिपेंड करता है आपका मिनिमम नेट ओन फंड। ठीक है, नाउ अब ये डिफरेंट कैसा है बैंक से? ये एक्सेप्ट नहीं करता डिमांड डिपॉजिट। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आरबीआई पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम। डिपॉजिटर आर नॉट कवर्ड अंडर DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस, जिसमें आपका 5 लाख तक का होता है। ठीक है, नाउ टाइप्स कौन कौन से होते हैं एनबीएफसी के? बेस्ड ऑन द एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड बेस्ड ऑन द लायबिलिटीज। ये डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज होते हैं और नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अमेरिकन ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनले प्रोजेक्टेड इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ एट -% ईयर ऑन ईयर बेसिस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। सो फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए इन्होंने इंडिया की रियल जीडीपी प्रोजेक्ट की है 7.6% पे। राइट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा नॉमिनल जीडीपी मेंशन की है 8% ईयर ऑन ईयर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। इंडिया की जीडीपी इज प्रोजेक्टेड टू स्लो डाउन एट अबाउट 6.9% इन दी सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026, ये भी मेंशन किया गया था। ठीक है, और इंडिया की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए मेंशन की गई है 6.5%। नाउ नेक्स्ट इज चॉइस वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, अ सब्सिडियरी ऑफ अ चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड, रिसीव अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन टू लॉन्च अ कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। तो इनमें से कौन सा आपका जो है बेसिकली चॉइस वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड जो है, ठीक है, सब्सिडी ऑफ अ चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड, इन्होंने रिसीव किया है कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, फ्रॉम द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक टू लॉन्च कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये आपका जो है ऑफर करेगा ऑनलाइन म्यूचुअल फंड्स को। ठीक है, म्यूचुअल फंड एग्रीगेशन, आपका रोबो एडवाइजर, अदर डिजिटल इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा एप्लीकेशन के थ्रू, वेब प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एंड माइक्रो ऑटोमेटेड टेलर मशीन दैट इज MATM डिवाइसेस के थ्रू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द भारत फॉर्ज लिमिटेड साइन एन MOU with which German company to explore collaboration in a AI driven robotics and intelligent industrial automation। तो भारत फॉर्ज लिमिटेड जो है इन्होंने MOU साइन किया है जर्मन कंपनी जिसका नाम है आपका
इट इज एगाइल रोबोट्स SE। इनके साथ ये अग्रीमेंट इनका साइन हुआ है, MOU साइन हुआ है एक्सप्लोर करने के लिए कोलैबोरेशन इन दी AI ड्रिवन रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। Now next is, which payment gateway service provider recently secured license from the Reserve Bank of India to operate payment aggregator physical and cross border? तो recently इनमें से कौन सा आपका जो है पेमेंट गेटवे है या कौन सी कंपनी है जिसने ये दोनों लाइसेंस अभी रिसीव किए हैं RBI से, पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल के लिए और क्रॉस बॉर्डर के लिए, ठीक है। सो आंसर हियर इज इट इज पेजी। पेजी के CEO कौन है? हरमीत सिंह सेठी इज द करंट CEO ऑफ पेजी, ठीक है। इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2021 एंड हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्काइडो अ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म रिसेंटली रिसीव्ड फाइनल ऑथराइजेशन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर इन विच कैटेगरी? सो स्काइडो जो है इसको अप्रूवल मिला है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के लिए, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। स्काइडो के CEO हैं श्रीवत्सन श्रीधर। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट इज, which public sector bank received in principle approval from the Reserve Bank of India to switch its existing bank primary dealer authorization to set up a wholly owned subsidiary for standalone primary dealer business? तो इनमें से कौन सा आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसको ये अप्रूवल मिला है RBI से कि किस चीज के लिए स्विच करने के लिए इसकी एग्जिस्टिंग बैंक प्राइमरी डीलर ऑथराइजेशन टू सेट अप अ होली ओन्ड सब्सिडी फॉर योर SPD स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर बिजनेसेस? सो हेयर आंसर इज योर बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। आंसर क्या है? BOB को ये अप्रूवल मिला है RBI से। BOB के MD एंड CEO हैं डॉक्टर देवदत्ता चंद। हेडक्वार्टर है आपका गुजरात वडोदरा में। टैगलाइन है इंडिया का इंटरनेशनल बैंक एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1908। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, NSM ने नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है इन्होंने CPI आपका रिलीज किया था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल अर्बन एंड कंबाइंड फॉर मंथ ऑफ दिसंबर 2025, ठीक है। ये इन्होंने रिलीज किया था एंड इसके अकॉर्डिंग रिटेल इन्फ्लेशन जो आपकी है ये आपकी 3 मंथ हाई हमें देखने को मिली है एंड इट रीच्ड 1.33% इन दिसंबर 2025, ठीक है। इसके अलावा फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो नेगेटिव ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिली है 7th कंसेक्यूटिव मंथ एंड ये आपकी दिसंबर में कितनी पहुंच गई है? -2.71%, जो नवंबर में -3.91% थी, ठीक है। रूरल फूड इन्फ्लेशन आपके देखने को लिए है -3.08% एंड अर्बन की बात करें तो इट रीच्ड -2.09%, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिला है आपका सर्च मतलब हाई, यहाँ पे हमें जो है इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है 4.45% इन मंथ ऑफ दिसंबर 2025, जो आपका नवंबर में कितना देखने को मिला था? 4.23% हमें देखने को मिला था नवंबर 2025 में। इसके अलावा स्टेट वाइज इन्फ्लेशन की बात करें तो सबसे हाईएस्ट ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन जो हमें देखने को मिला है वो है आपका केरला स्टेट में 9.49%, फॉलोड बाय कर्नाटका 2.99%, आंध्र प्रदेश 2.71%, तमिलनाडु 2.67 एंड जम्मू एंड कश्मीर आपका है विद 2.26%, राइट। नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट इन दिसंबर 2025? तो हाईएस्ट किस में था? केरला में था, ठीक है। 9.49% आपका था, फाइन। Now next question है, which company has received a certificate of authorization from Reserve Bank of India to operate as a payment aggregator online and offline? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको लाइसेंस मिला है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन मिला है RBI से कि वो ऑपरेट कर सकता है पेमेंट एग्रीगेटर ऑनलाइन and payment aggregator as a offline under the Payment and Settlement System Act 2007? So इस कंपनी का नाम है इनोवेटी टेक्नोलॉजीज, ठीक है। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का यहाँ पे जो है आपका पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच रीजनल रूरल बैंक बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस अ फुली सोलर पावर्ड मोबाइल ATM वैन कॉल्ड TGV ऑन व्हील्स? सो इनमें से कौन सा रीजनल रूरल बैंक है जिसने एक सोलर पावर्ड मोबाइल ATM वैन आपका जो है इंट्रोड्यूस किया है? तो इट इज लॉन्च बाय द त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, ठीक है। और इसका नाम TGV ऑन व्हील्स त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के नाम पे ही पड़ा है,
ठीक है। टीजीबी ने लॉन्च किया है इस प्रोजेक्ट को विद सपोर्ट फ्रॉम दी नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके अलावा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक को इस इनिशिएटिव के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड भी दिया गया था। एंड एज ऑफ नाउ टीजीबी जो है, जो आपका त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है, ये ऑपरेट कर रहा है 3 सोलर पावर्ड एटीएम वैन्स इन त्रिपुरा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जनवरी 2026। वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जनवरी 2026 रिलीज किया था और इस रिपोर्ट में प्रोजेक्ट किया था इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ होगी आपकी, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2025 की, वो कितनी रहेगी। सो इट इज मेंशन्ड कि ये 7.2% आपकी रहेगी। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 6.5%, फाइनेंशियल ईयर 2028 के लिए 6.6%। ग्लोबल ग्रोथ रेट इसमें बताया गया है कैलेंडर ईयर 2026 का 2.6% एंड साउथ एशिया रीजन का 6.2% बताया गया है कैलेंडर ईयर 2026 का। अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो प्रेसिडेंट इसके हैं अजय बांगा, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और 1944 में से स्टैब्लिश किया गया था। Now next up question है, which private sector bank enabled its net banking platform to support payment and receipt of electronic receipt for government transaction through the government of Karnataka's खजाने 2 सिस्टम। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने बेसिकली यहाँ पे इनेबल किया है इसके नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म को कि सब वो सपोर्ट करे पेमेंट एंड रिसिप्ट, आपके इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट्स बेसिकली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन थ्रू दी स्टेट गवर्नमेंट कर्नाटका की जो स्टेट गवर्नमेंट है आपकी, बेसिकली उसके खजाने 2 सिस्टम से। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कर्नाटका बैंक, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएफआरडीए ने अभी रिसेंटली 15 मेंबर हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई है फॉर्मुलेट करने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर अश्योर्ड पे आउट अंडर द एनपीएस, अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमिटी? तो इस कमेटी के चेयरपर्सन बनाए गए हैं आपके एमएस साहू, ठीक है, जो आपके फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुके हैं आईबीबीआई के, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के। ठीक है, पीएफआरडीए के बारे में बात करें तो इसके चेयरपर्सन है शिवा सुब्रमण्यम रमन, हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज आर पार्ट ऑफ अ विकीमीडिया फाउंडेशन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर एआई ट्रेनिंग कंटेंट एक्सेस। सो रिसेंटली आपका विकीमीडिया फाउंडेशन, जो बेसिकली पेरेंट कंपनी है विकीपीडिया की, ठीक है, इन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी पार्टनरशिप की है फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर्ड पेड एक्सेस टू विकीपीडिया कंटेंट फॉर द एआई ट्रेनिंग, राइट। सो कौन कौन सी कंपनीज है जिनके साथ ये पार्टनरशिप हुई है? सो पहला नाम आता है आपका अमेजोन का, फॉलोड बाय मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, मिस्ट्रियल एआई एंड परप्लेक्सिटी। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामल फाइनेंस लिमिटेड हैज सिक्योर्ड $350 million in multilateral funding from which among the following organization? तो पिरामल फाइनेंस ने रिसेंटली 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग अभी सिक्योर की है $350 million की, ठीक है। एंड ये आपकी फंडिंग कंपनीज कौन कौन सी हैं? एक तो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड बैंक, एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने इसको फंडिंग दी है पिरामल फाइनेंस लिमिटेड को, और इसमें से $200 million जो है इट इज गिवन बाय द IFC एंड $150 million इज गिवन बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक, और लोन टेन्योर ये आपका बताया गया है 5 साल का है, ठीक है। और पिरामल फाइनेंस लिमिटेड जो है ये इस फंडिंग को यूज करेगा फॉर एक्सपांडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, स्केल अप करने के लिए एमएसएमई क्रेडिट को, सपोर्ट करने के लिए विमेन लेड एंटरप्राइजेस, इंक्रीज करने के लिए लेंडिंग टू दी विमेन बोरोवर्स एंड टू फोकस ऑन टियर 2, टियर 3 सेमी अर्बन एंड रूरल मार्केट। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली आरबीआई ने इशू किया है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्सबॉन स्कीम 2026 को, जो रिप्लेस करती है 2021 के रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्सबॉन स्कीम को। ओम्सबॉन स्कीम का काम क्या होता है? जो कस्टमर है अगर उसकी कोई मतलब उसका कोई इशू आ जाता है, ठीक है, जैसे एग्जांपल कि आपने अपने फ्रेंड को पैसे भेजने थे, ठीक है, आपने उसको पैसे भेजे बट कुछ कारणवश वो चीज टाइम पे नहीं पहुंची या कुछ ग्लिच आ गया और पेमेंट जो है वो आपकी रुक गई, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज आपके होते हैं, तो आप क्या करते हो, पहले बैंक के पास जाते हो, बैंक अगर आपको सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं देता उस चीज में या आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करता, तो आप जाके
फिर ओम्सबॉर्न में अपना जो है कंप्लेंट डालते हो। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले ये चीज होती थी कि एनबीएफसी का अगर इशू है, जैसे एक एग्जांपल है, एसबीआई का आपका अकाउंट है, ठीक है, आपने कोई पैसे भेजे एनबीएफसी में अपने, ठीक है, बट कुछ ग्लिच के कारण वो पैसे टाइमली नहीं पहुंच पाए और आपको पेनल्टी भरनी पड़ रही है एनबीएफसी वाले आपके जो अकाउंट है उसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक इशू ये जनरेट होता है कि आप एनबीएफसी वाले ओम्सबॉन्ड में जाओगे या आप बैंक वाले ओम्सबॉन्ड में जाओगे अगर आपको कंप्लेंट डालनी है। तो ये कंफ्यूजन बहुत रहता था, इस वजह से 2021 में आरबीआई ने रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्सबॉन्ड स्कीम जो है उसको लाया था। ठीक है, कि अब एक ही ओम्सबॉन्ड होगा, एक ही जगह आपकी कंप्लेंट जो है जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज लाई गई थी। अब इसमें कुछ जो है चीजें चेंज की गई हैं। ठीक है, और इस अप्रोच का नाम क्या है आपका, वन नेशन वन ओम्सबॉन्ड। ये जो मैं बता रही हूँ आपको कि एनबीएफसी बैंक और जो भी आपके इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनकी कंप्लेन आप एक ही जगह ओम्सबॉन्ड में, मतलब एक ही ओम्सबॉन्ड में करोगे। ये चीज आपके 2021 में ये कॉन्सेप्ट लाया गया था और इसी कॉन्सेप्ट के तहत ये इंटीग्रेटेड ओम्सबॉन्ड स्कीम आपकी 2021 की लाई गई थी। अब 2026 में कुछ चेंजेस के साथ इसको वापस इशू किया गया है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे कौन कौन सी चीजों पे ये आपका एप्लीकेबल होगा, सारे कमर्शियल बैंक्स पे, आरआरबीज पे, स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक्स पे, सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक्स, scheduled प्राइमरी अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स पे, नॉन scheduled प्राइमरी अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स विद डिपॉजिट ग्रेटर देन 50 करोड़। ठीक है, इसके अलावा एनबीएफसीज आपके आएंगे। ठीक है, विद अ कस्टमर इंटरफेस असेट साइज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 करोड़ आपका होना चाहिए और डिपॉजिट टेकिंग होना चाहिए एनबीएफसी। बट इसमें आपका कौन कौन से इंक्लूडेड नहीं है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज नहीं है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज नहीं है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, प्राइमरी डीलर्स, मॉर्गेज गारंटी कंपनीज, ये सारे इसमें आपके एक्सक्लूड किए गए हैं। ठीक है, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस ओम्सबॉन्ड, राइट। इसके अलावा आपकी जो नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, जैसे डिजिटल वॉलेट्स, ये सब आपके जो है ये इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इन पे भी एप्लीकेबल होगा एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज पे भी ये आपका एप्लीकेबल होगा। अब चेंजेस क्या हुए हैं, सबसे पहली चीज कंपनसेशन जो है वो चेंज हुआ है आपके कॉन्सिक्वेंशियल लॉस के लिए। जहां पहले 20 लाख रुपए दिए जाते थे, अब यहाँ पे 30 लाख रुपए अप टू 3 लाख तक का कंपनसेशन यहाँ पे दिया जा सकेगा। एंड आपके मेंटल हरासमेंट के लिए, टाइम हरासमेंट के लिए अप टू 3 लाख का यहाँ पे जो है कंपनसेशन आपको दिया जा सकता है। पहले ये 1 लाख रुपए था। तो इस पे बेस आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, आप कंप्लेन यहाँ पे कहाँ पे फाइल करोगे या कैसे कंप्लेन जो है आपकी भेजी जाएंगी, वो सब चीजें यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहली चीज, ये सारी कंप्लेन जो है ये रिसीव और प्रोसेस की जाएंगी बाय दी सेंट्रल रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, जो आपका अभी चंडीगढ़ में है। ठीक है, अब आप जो है कंप्लेन ऑनलाइन भी भेज सकते हो आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के थ्रू, और ईमेल और पोस्ट के जरिए भी आप यहाँ पे कंप्लेंट्स भेज सकते हैं। ठीक है, बोथ कंप्लेंट्स एंड रेगुलेटेड एंटिटीज कैन अपील फॉर एपलेट अथॉरिटी। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी यहाँ पे आपका अपील कर सकता है, मतलब दोनों ही अपील कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज, आरबीआई में अपॉइंट ओम्सबॉन्ड और डेप्यूटी ओम्सबॉन्ड ऑफिसर, और इनका जो टेन्योर है वो आपका 3 साल का रहेगा। ठीक है, अब ये आपकी सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर कैसे काम करेगा आपकी कंप्लेन पे, वो देखते हैं। सबसे पहले इसको आपकी जो है फिजिकल फॉर्म में या आपकी ईमेल के थ्रू ऑनलाइन ये सारी चीजें कंप्लेंट जो है वो रिसीव होंगी। ठीक है, अब जैसे जो ऑनलाइन आपकी आ रही है और जो आपकी पोस्ट के थ्रू आ रही है, ये इसको सबसे पहले डिजिटाइज करेगा, मतलब इसकी डिजिटल एंट्री करेगा, डेटा एंट्री यहाँ पे की जाएंगी, ताकि आप जो है अगर कहीं दूर से आप कंप्लेंट भेज रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये आपका सेंटर जो है चंडीगढ़ में है। ठीक है, आप इसे जो है तमिलनाडु से आप जो है कंप्लेंट भेज रहे हैं, तो आप यहाँ पे आपको पता कैसे चलेगा कि भाई क्या चीज कहाँ पे हो रही है, कितनी प्रोसेस हुई है हमारी कंप्लेन। तो उस वजह से यहाँ पे डिजिटाइजेशन किया जा रहा है आपकी जो भी कंप्लेन आपने भेजी है उसकी। ठीक है, इसके बाद इसका काम रहेगा फिल्टर करने का कि क्या सच में ये जो आपने कंप्लेन भेजी है वो जो है एक्सेप्ट होगी नहीं होगी, या जैसे फॉर एग्जाम्पल
अगर सबसे पहला काम क्या होता है, अगर आपको कोई इशू आता है तो आप अपने बैंक के पास कंप्लेन करते हो, राइट। फर्स्ट स्टेप यही होता है। बैंक नहीं सुनता है तो जाके आप फर्दर ओम्बुड्समैन में अपनी कंप्लेन करते हो। फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने डायरेक्ट इनको जो है कंप्लेन भेज दी, तो सबसे पहले इनका काम क्या रहेगा, फिल्टर करने का, ठीक है। ये उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो प्रोसीजर है वो सबसे पहले फॉलो करना होगा, है ना। तो सबसे पहले बैंक को आपको जो है कंप्लेन बैंक को करनी होगी। बैंक नहीं सुनेगा तो जाके आपकी यहाँ पे कंप्लेन आनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज फिल्टर करने का काम ये आपका करेगा, ठीक है। सेंट्रलाइज रिसीव एंड प्रोसेसिंग सेंटर ये काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ आपके डेज की मतलब पीरियड है, इस पीरियड में ये चीज़ होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें ये आपका चेक करेगा, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद सबसे पहला काम, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, कस्टमर तमिलनाडु का है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तमिलनाडु के जो मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु का कोई XYZ बैंक है, ठीक है, वो चेन्नई में है। तो उसका जो कस्टमर का नियर बाय आपका ओम्बुड्समैन होगा, ओम्बुड्समैन ऑफिस जो होगा, ठीक है, उसको ये हैंड ओवर करेगा। अगर आपकी जो आपकी कंप्लेन है वो एक्सेप्ट हो जाती है तो ये फर्दर चेन्नई वाली जो ओम्बुड्समैन आपकी होगी, तमिलनाडु की जो नियर बाय आपकी बैंक के आसपास जो भी आपकी ओम्बुड्समैन ऑफिस होगी, उसको ये ट्रांसफर करेगा और वो फर्दर यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन जो है उसका प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। साथ में ही आप अपनी जो कंप्लेन है वो ट्रैक कर सकते हैं, कहाँ पे अभी तक कहाँ तक क्या पहुंचा है, मतलब क्या प्रोसेस उसका रहा है, क्या स्टेटस रहा है, वो सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी बिकॉज ऑफ दिस डिजिटाइजेशन और जो आपकी डिजिटल एंट्री हुई है उसकी वजह से, ठीक है। सो इस पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अंडर द RBI रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2026, व्हाट इज द मैक्सिमम कंपनसेशन द RBI ओम्बुड्समैन कैन अवॉर्ड फॉर कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस सफर्ड बाय द कंप्लेनेंट। तो कितना यहाँ पे मैक्स टू मैक्स आपको जो है कंपनसेशन मिल सकता है, जो अप टू 30 लाख मिल सकता है। प्रीवियस वाली आपकी लिमिट क्या थी, प्रीवियस लिमिट आपकी थी, प्रीवियस लिमिट कितनी थी, इट वॉज योर 20 लाख, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संचार निगम लिमिटेड partnered with which American satellite communication firm to support Indian Navy's satellite communication upgrade program. So recently BSNL ने पार्टनरशिप किया है अमेरिका की Viasat INC के साथ, ठीक है। ताकि किस चीज के लिए आपका जो है पार्टनरशिप की गई है, सपोर्ट करने के लिए इंडियन नेवी के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेटकॉम अपग्रेड प्रोग्राम के लिए, ठीक है। यहाँ पे वायासेट का के बैंड सिस्टम जो है ये इंटीग्रेट किया जाएगा BSNL के L बैंड नेटवर्क के साथ, इनेबलिंग इंडियन नेवीज मल्टी बैंड सेटकॉम कनेक्टिविटी, ओके। नाउ नेक्स्ट इज IREDA ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस IFSC लिमिटेड जो है, जो आपकी होली ओन सब्सिडी है IREDA की, इन्होंने सैंक्शन किया है फर्स्ट इंटरनेशनल ग्रीन एनर्जी लोन $22.5 मिलियन का टू स्वर्णा सोलर लिमिटेड फॉर डेवलपिंग 100 मेगावाट photovoltaic solar power project in which country? So IREDA ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस IFC लिमिटेड ने पहला इंटरनेशनल ग्रीन एनर्जी लोन दिया है $22.5 मिलियन का, किसको, स्वर्णा सोलर लिमिटेड को, फॉर डेवलपिंग 100 मेगावाट फोटोवोल्टाइक सोलर पावर प्रोजेक्ट इन जाम्बिया, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। और ये बेसिकली जाम्बिया में सेरेंजे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल प्रोविंस ऑफ जाम्बिया जो है वहां पे ये बनाया जाएगा, ठीक है, स्टैब्लिश किया जाएगा, फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली SBI लाइफ इंश्योरेंस ने एक प्लान लॉन्च किया है, ठीक है। इट इज SBI लाइफ स्मार्ट प्लैटिना एडवांटेज प्लान, a guaranteed saving plan. What is the minimum annual premium under this plan? So इस प्लान में मिनिमम जो प्रीमियम है आपका एनुअल प्रीमियम वो है 50,000 का, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो प्लान है इट इज लॉन्च बाय SBI लाइफ इंश्योरेंस। इट इज इंडिविजुअल नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान, ठीक है। ये कंबाइन करता है गारंटीड सेविंग को विद अ लाइफ कवर and it provides financial security to the family in case of a assured death, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ assured डेथ, ठीक है। मिनिमम प्रीमियम आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम 50,000 एनुअली। टैक्स बेनिफिट यहाँ पे आपके अवेलेबल हैं अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट,
ठीक है। इसके अलावा लिमिटेड पेमेंट यहाँ पे आपकी रहेगी 7 और 10 ईयर्स की, एंड कवरेज टर्म ऑप्शन आपके हैं 15, 20 और 30 साल, ठीक है। लमसम और इंस्टॉलमेंट पे आउट यहाँ पे ऑप्शन रहेगा आफ्टर मेच्योरिटी का आपके पास, साथ में ही फ्लेक्सिबिलिटी टू रिसीव मेच्योरिटी प्रोसीड्स इन द इंस्टॉलमेंट ऑफ अप टू 7 ईयर्स और पोस्ट मेच्योरिटी लिक्विडिटी, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सटेंडेड एनहांस benefits to extend enhanced benefits under the corporate salary package for state public sector undertaking employees। तो SBI द्वारा एक MOU साइन किया गया है विद दी तमिलनाडु गवर्नमेंट, किस चीज के लिए? एनहांस करने के लिए बेनिफिट्स अंडर योर कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज फॉर स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉयज, ठीक है। सिग्नेटरीज की बात करें तो CR बालाजी एंड SBI की तरफ से समिता S नायर जो डेप्यूटी जनरल मैनेजर है SBI की, उनके द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। अब इसमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं? जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट, और यहाँ पे लोअर इंटरेस्ट रेट जो है प्रोवाइड किया जाएगा होम लोन्स, कार लोन्स, पर्सनल लोन्स में टू दी बेनिफिशरीज, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली $286 मिलियन का अप्रूवल यहाँ पे दिया है, ठीक है, फॉर हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्रोग्राम ऑफ विच यूनियन स्टेट। सो आपका जो है वेस्ट बंगाल का एक हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्रोग्राम है जिसके लिए $286 मिलियन का अप्रूवल, लोन अप्रूवल यहाँ पे जो है किया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा, ठीक है। एक्चुअली में ये जो प्लान है आपका वेस्ट बंगाल हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्लान, ये सपोर्ट करेगा डिलीवरी ऑफ अ टेलर्ड हेल्थ केयर सर्विसेज अक्रॉस द स्टेट फॉर द पीपल एज 30 ईयर्स एंड अबव, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, जैसे हाइपरटेंशन आपका, ठीक है, आपका मतलब BP हो गया, आपका ये डायबिटीज हो गया, ये सब, ठीक है। इसके अलावा इसे अप्रूव किसने किया है? IBRD ने इसे अप्रूव किया है, एंड लोन मेच्योरिटी यहाँ पे 16.5 ईयर्स की रहेगी, ग्रेस पीरियड 3 साल का रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो ये प्रोग्राम है ये एनहांस करेगा एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन मेटरनल एंड एडोलेसेंस हेल्थ इन 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। पहला आपका है पुरुलिया, देन बीरभूम, नेक्स्ट आता है आपका मुर्शिदाबाद, मल्हार, मलधा, उत्तर दिनाजपुर, ठीक है। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर किए गए हैं। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ICICI बैंक फॉर अनदर 2 years which are effective from 4th October 2026 to 3rd October 2028। सो रिसेंटली संदीप बख्शी जो हैं इनका रीअपॉइंटमेंट किया गया है एज ए MD एंड CEO, और 4 अक्टूबर 2026 से 3 अक्टूबर 2028 तक इनका जो टेन्योर है वो आपका रहेगा, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर B। साथ में ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी रीअपॉइंटमेंट यहाँ पे हुआ है, जिनका नाम है अजय कुमार गुप्ता, और इनका टेन्योर 27 नवंबर 2026 से 26 नवंबर 2028 तक रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, which Indian airline signed a commercial cooperation framework agreement with Singapore Airlines to deepen their partnership and to explore joint business opportunity। So इनमें से कौन सी इंडियन एयरलाइन है जिसने अग्रीमेंट साइन किया है सिंगापुर एयरलाइन के साथ, ठीक है, कॉमर्शियल कॉपरेशन फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन किया है हमारी ये सिंगापुर एयरलाइन के साथ, to deepen their partnership and to explore joint business। it is your Air India, ठीक है, एयर इंडिया ने साइन किया है, नॉट दी एयर एशिया, ठीक है। सिग्नेटरीज की बात करें, कैम्बल विल्सन जो MD एंड CEO हैं एयर इंडिया के, एंड गो चुन पोंग जो CEO हैं आपके सिंगापुर एयरलाइंस के, इनके द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक टाइटल्ड ग्लोबल इकोनॉमी स्टेडी एम्ड डाइवर्जेंट फोर्सेस नाम से एक यहाँ पे आपकी काइंड ऑफ रिपोर्ट जो है वो रिलीज की है, इन विच इंडियाज ग्रोथ आउटलुक फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 वाज अपवर्डली रिवाइज्ड टू व्हाट %। जो प्रीवियस प्रोजेक्शन दी थी इन्होंने, उससे अब काफी अच्छी जो इंडिया की प्रोजेक्शन है, आउटलुक है बेसिकली, ठीक है, ग्रोथ आउटलुक, वो इन्होंने दिया है, एंड इट इज योर 7.3%, ठीक है। सो इंडिया की ग्रोथ जो है 7.3% तक देखी जा सकती है, ऐसा IMF द्वारा बताया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर
2027 के लिए और 28 के लिए 6.4% की ग्रोथ इंडिया की बताई गई है। इसके साथ ही ग्लोबल ग्रोथ बताई गई है 3.3% फॉर कैलेंडर ईयर 2025 एंड 3.2% फॉर द कैलेंडर ईयर 2026। ग्लोबल इन्फ्लेशन बताई गई है 3.8% फॉर कैलेंडर ईयर 2026 एंड 3.4% फॉर योर 3.8% कैलेंडर ईयर 2026 के लिए और 3.4% 2027 के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। तो इसके करंट एमडी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है एंड इसके मेंबर नेशन 191 है और 1944 में से एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनरा बैंक पार्टनर्ड विद एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड, जो आपकी सब्सिडरी है, होली ओन सब्सिडरी है एनपीसीआई की, टू इंटीग्रेट यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस टेक्नोलॉजी इनटू विच ऑफ इट्स बैंकिंग पेमेंट एप्लीकेशन। सो कैनरा बैंक ने पार्टनरशिप किया है एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड के साथ इंटीग्रेट करने के लिए यूपीआई टेक्नोलॉजी को इनके कैनरा AI1 PE जो आपकी ऐप है उसमें। ठीक है, एंड इट बिकम्स फर्स्ट बैंक जो ऐसा इस टाइप का काम कर रहा है, जो इंप्लीमेंट कर रहा है NBSL प्लगइन बेस्ड यूपीआई सॉल्यूशंस को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू विच जापान बेस्ड बैंक टू एस्टैब्लिश अ होली ओन्ड सब्सिडी इन इंडिया अंडर द RBI setting up of a wholly owned subsidiaries by foreign banks guidelines 2025। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपका इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है जापानीज बैंक को जिसका नाम है सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, इस बैंक को यहाँ पे इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है कि अपनी होली ओन सब्सिडी इंडिया में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है विच ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज किया है एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज SRO फॉर ऑल ऑथराइज्ड डीलर्स अंडर द ओमनिबस फ्रेमवर्क फॉर SRO ऑफ द RBI। सो RBI ने रिसेंटली ऑथराइज्ड डीलर्स के लिए SRO रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, जिसका नाम है आपका FEDAI, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी एज एन SRO। FEDAI जो है ये स्टैंडर्ड्स फ्रेम करेगा, प्रमोट करेगा बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंश्योर करेगा एथिकल कंडक्ट्स एंड इट विल मॉनिटर कंप्लायंस अमंग दी ऑथराइज्ड डीलर्स। ठीक है, अब बात करें एलिजिबिलिटी की, एज एन SRO क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है इट मस्ट बी नॉन प्रॉफिट एंटिटी, जो रजिस्टर होनी चाहिए सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मिनिमम नेटवर्थ इसके लिए आपकी चाहिए 2 करोड़ की विद इन 1 ईयर ऑफ रिकॉग्निशन। ठीक है, नो सिंगल मेंबर शुड होल्ड, अगर यहाँ पे शेयरिंग की हम बात करें, ठीक है, शेयरिंग कैपिटल की, तो इसमें क्या बोला है, कोई भी सिंगल मेंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जो होल्ड कर रहा है 10% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल in this organization। ठीक है, and it must have adequate operational and technological infrastructure for compliance, monitoring, reporting and dispute resolution। okay, now next question है, global credit rating agency जिसका नाम है Moody Rating, it has projected that India will record a robust GDP growth rate of what percentage in financial year 2026। सो मूडी रेटिंग ने प्रोजेक्ट किया है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो है वो हमें फाइनेंशियल ईयर 2026 में देखने को मिलेगा 7.3%। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ ही इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा जो है वो आपका रोज हुआ है 8.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टू रीच 11,176 $US इन दी फाइनेंशियल ईयर 2025। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मूडी रेटिंग की। तो इसके प्रेसिडेंट हैं मिशेल वेस्ट, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में लोकेटेड है एंड इसकी शुरुआत 1909 में की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच फॉरेन बैंक रिसीव CCI अप्रूवल टू एक्वायर अ मेजॉरिटी स्टेक इन अ RBL बैंक लिमिटेड। सो रिसेंटली CCI ने अप्रूव किया है एमिरेट्स NBD बैंक को कि वो मेजॉरिटी स्टेक आपका एक्वायर कर सकता है RBL बैंक में, और अप टू 74% ये एक्वायर कर सकते हैं और मिनिमम 51% स्टेक ये एक्वायर कर सकते हैं। इसके साथ ही CCI ने अप्रूव किया है टाटा स्टील लिमिटेड को proposition for proposed acquisition of 50.01% equity share capital of a Triveni
Pellets Private Limited from the Triveni Earth Movers Private Limited। तो ये अब एक और अप्रूवल यहाँ पे मिला है। इसके साथ ही CCI ने अप्रूव किया है रीस्ट्रक्चरिंग टू स्टैब्लिश अ 50-50 जॉइंट वेंचर बिटवीन JSW स्टील एंड JFE स्टील। तो ये भी एक अप्रूवल यहाँ पे पास हुआ है, अप्रूव हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की। तो CCI जो है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इनके चेयरपर्सन कौन है? रवनीत कौर। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और 2003 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। इन्होंने लॉन्च किए हैं 2 की फाइनेंशियल इंटरवेंशंस। ठीक है, विच इज ऑफ वर्थ 7,295 करोड़, राइट। सो ये इन्होंने लॉन्च किया है एज अ इनिशियल रोल आउट ऑफ अ एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन अंडर योर निर्यात प्रोत्साहन सब स्कीम। जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है, इसके अंडर आपकी 2 सब स्कीम आती है, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा। तो निर्यात प्रोत्साहन जो है, इसके तहत इसे लॉन्च किया गया है 2 की फाइनेंशियल इंटरवेंशंस को। ठीक है, पहला इंटरवेंशन जो है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है। इसका मेन पर्पस है कि हम जो है रिड्यूस करें कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड ईज वर्किंग कैपिटल कॉन्स्ट्रेंट्स फॉर योर MSMEs एक्सपोर्टर्स। ठीक है, इसका बजट आपका रहेगा 5,181 करोड़ का एंड ये वैलिड रहेगा 6 ईयर्स के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2026 से आपका फाइनेंशियल ईयर 2031 तक। ठीक है, इसके फीचर्स क्या हैं? इंटरेस्ट सबवेंशन यहाँ पे आपका जो है रहे देखने को मिलेगा 2.75% ऑन प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट पे। ठीक है, एडिशनल इंसेंटिव रहेगा फॉर एक्सपोर्ट्स अंडर रिप्रेजेंटेटेड और इमर्जिंग मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेबल ओनली ऑन सिलेक्टेड एक्सपोर्ट आइटम्स अंडर योर पॉजिटिव लिस्ट ऑफ HS 6 डिजिट टैरिफ लाइंस। देन यहाँ पे आपका जो है कैप किया गया है कि मैक्सिमम 50 लाख पर इंपोर्टर एक्सपोर्ट कोड यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा इन फाइनेंशियल ईयर 2026। ठीक है, देन रेट्स जो हैं ये आपके रिव्यू किए जाएंगे बाय एनुअली, एक मार्च में और एक दूसरा सितंबर में। ठीक है, कवरेज क्या है? इट इंक्लूड्स डिफेंस एंड सुकोमेट प्रोडक्ट्स टू बूस्ट स्ट्रैटेजिक एक्सपोर्ट, और गाइडलाइंस जो हैं ये इशू की जाएंगी बाय द RBI। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका है सेकेंड इंटरवेंशन विच इज कोलेटरल सपोर्ट स्कीम, राइट। सो यहाँ पे इसका मेन पर्पस है एड्रेस करना कोलेटरल कॉन्स्ट्रेंट्स को एंड टू इम्प्रूव एक्सेस टू बैंक फाइनेंस फॉर MSMEs, राइट। इसके लिए बजट है 2,114 करोड़ का एंड ये 6 ईयर्स के लिए वैलिड है, फाइनेंशियल ईयर 2026 से फाइनेंशियल ईयर 2031 तक। ठीक है, विद अ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। इसमें इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे गारंटी कवरेज आपका रहेगा 85% ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एक्सपोर्टर्स, 65% फॉर मीडियम एक्सपोर्टर्स एंड मैक्सिमम गारंटी एक्सपोजर आपका है 10 करोड़ का पर एक्सपोर्टर पर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की। इसे अप्रूव किया गया था PM मोदी द्वारा। ठीक है, एंड इसका टोटल बजट आपका रखा गया था 25,060 करोड़ का। इसका मेन एम क्या है? स्ट्रेंथन करना इंडिया के एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को, सपोर्ट करना मार्केट डाइवर्सिफिकेशन एंड टू प्रमोट वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट, राइट। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसकी कौन कौन सी है? आपके डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ MSME एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है RBI ने नोटिफाई किया है न्यू FEMA रूल्स फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। ठीक है, सो रिसेंटली RBI ने इशू किया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलेशन 2026 को, जो आपका जो है सक्सीड करेगा FEMA एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलेशन 2015 को। ठीक है, एंड इसको आपका जो है इशू किया गया है अंडर दी सेक्शन 7, 8, 10 of 6 and 47 of 2 of the Foreign Exchange Management Act FEMA 1999। ठीक है, इसके तहत यहाँ पे इसको इशू किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंट्रोड्यूस करना यूनिफॉर्म टाइमलाइंस एंड एनहांस करना मॉनिटरिंग ऑफ अ ट्रेड रिलेटेड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। ठीक है, यूनिफॉर्म टाइमलाइंस को लाना और एनहांस करना मॉनिटरिंग को, किस चीज के लिए? फॉर ट्रेड रिलेटेड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो इसमें कवर होगा एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड मर्चेंटिंग ट्रांजेक्शंस
ठीक है, मर्चेंडाइज ट्रांजैक्शन जो है बेसिकली, और ये अप्लाई होगा टू दी बोथ गुड्स एंड सर्विसेज विच इंक्लूड सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट एंड सर्विस इंपोर्ट, राइट। अब इसमें की प्रोविजन क्या क्या है वो देख लेते हैं। जैसे आपका रूटिंग रेफरेंस की बात करें तो सारे जो रेफरेंसेस हैं टू दी आरबीआई एक मस्ट बी रूटेड वाया दी प्रवाह पोर्टल, ठीक है। जो प्रवाह पोर्टल है ये जो भी आपके रेफरेंस होंगे टू दी आरबीआई दे मस्ट बी रूटेड थ्रू योर प्रवाह पोर्टल, एंड कोई डाउटफुल ट्रांजैक्शन अगर लगता है सो उसे रिपोर्ट करना है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट में, ईडी में, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे बात कर रहे हैं डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपोर्ट की। तो जो एक्सपोर्टर है इसको सबमिट करना होगा एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म स्पेसिफाइंग फुल एक्सपोर्ट वैल्यू एट द टाइम ऑफ शिपमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे इनको जो एक्सपोर्टर है उनको एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट करना होगा जिसमें फुल एक्सपोर्ट वैल्यू आपकी एट द टाइम ऑफ शिपमेंट जो है वो मेंशन होनी चाहिए, ठीक है, वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा रिपोर्टिंग टाइमलाइंस की बात करें तो गुड्स एंड एक्सपोर्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे जो ऑथराइज डीलर बैंक होगा इसको एंटर करना होगा एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म डिटेल्स इनटू दी ईडीपीएमएस, ठीक है। ईडीपीएमएस क्या है आपका? इट इज एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। विद इन 5 वर्किंग डेज इन्हें ये चीज करनी होगी। सर्विस एक्सपोर्ट की बात करें, यहाँ पे जो बैंक्स हैं उनको ईडीएफ डिटेल जो है वो आपकी जो है अपलोड करनी होगी, अगेन सेम पोर्टल में आपके, ठीक है, सेम सिस्टम में ये इन्हें अपलोड करना होगा विद इन 5 वर्किंग डेज। तो जो गुड्स एक्सपोर्ट का ऑथराइज डीलर बैंक करेंगे, सर्विस एक्सपोर्ट का जो बैंक्स हैं वो करेंगे, राइट। इसके अलावा सर्विस इंपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे जो ऑथराइज डीलर बैंक होगा उसको एंटर करना होगा इंपोर्ट डॉक्यूमेंट डिटेल इनटू योर इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, अगेन विद इन योर 5 वर्किंग डेज, ठीक है। तो तीनों में 5 वर्किंग डेज इज कॉमन। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट रियलाइजेशन टाइमलाइन। तो जो एक्सपोर्ट है दे प्रोसीड मस्ट बी रियलाइज्ड एंड रिपाट्रिएटेड विद इन 15 मंथ ऑफ शिपमेंट और इनवॉइस, ठीक है। वेयर एज यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर एक्सपोर्ट इनवॉइस एंड सेटल इन इंडियन रुपीज, इनके लिए टाइमलाइन क्या दिया गया है? विद इन 18 मंथ्स ये हमें करना होगा, राइट। जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं 15 मंथ्स में, और अगर यहाँ पे ये इनवॉइस और सेटल जो है वो इंडियन रुपीज में है तो इसको फिर 18 मंथ्स में करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग ऑफ रेमिटेंस। सारे इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंस जो है विच आर लिंक टू एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड मर्चेंटिंग ट्रेड मस्ट बी रिपोर्टेड इन अ एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम और इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इनमें ये रिपोर्ट होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मॉनिटरिंग की बात करें तो जो ऑथराइज डीलर बैंक्स हैं they are empowered to monitor transaction in these two systems and they must follow up the exporter, importers and merchanting trades to close outstanding entries, okay। So इस पे भी इस क्वेश्चन कर लेते हैं। The new FEMA regulation of 2026 will come into effect from, so कब से इफेक्ट में आएंगे? ये आपके इफेक्ट में आएंगे 1 अक्टूबर 2026 से, ठीक है। So answer here is option number C. Now next आपको क्वेश्चन है which Indian fintech firm recently secured approval from the National Payment Corporation of India, that is NPCI, to operate as a third party application provider. So इनमें से कौन से इंडियन फर्म है जिसको रिसेंटली अप्रूवल मिला है NPCI का कि वो ऑपरेट कर सकता है एज अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर? सो इट इज योर ZET, ठीक है, इट इज योर Z। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। आफ्टर द अप्रूवल जो कंपनी है इट हैज लॉन्च ZUPI which enable user to make UPI payments and transaction using your RuPay credit cards, ठीक है। साथ में ही पार्टनर्स की बात करें तो यहाँ पे RBL बैंक एंड JustPay इसके पार्टनर्स हैं, ठीक है, सर्विस पार्टनर। Now next is the Reserve Bank of India granted in principle approval to which company to operate as a payment aggregator cross border? So RBI ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है इनमें से कौन सी कंपनी को? जिसका नाम है पायोनियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को जो है रिसेंटली पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का लाइसेंस अप्रूव किया गया है आरबीआई में, ठीक है। क्राइटेरिया क्या होता है आपका क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के लिए? सो जो नॉन बैंक एंटिटी है इट मस्ट बी ऑब्टेन आरबीआई ऑथराइजेशन, सबसे पहला काम। दूसरा, इनको मेंटेन करना है नेटवर्थ ₹15 करोड़ इनिशियली एंड ₹25 करोड़ बाय द ईयर 3, ठीक है। देन
ईच क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन इज कैप्ड एट 25 लाख पर ट्रांजेक्शन, ये भी इसकी आपकी वो है। और साथ में ही इनको सेपरेट अकाउंट जो है मेंटेन करने होते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए विद नो नेटिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द न्यू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का MRO हब मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल हब जो है वो स्टैब्लिश किया जा रहा है आपका कौन से स्टेट में, ये स्टैब्लिश हो रहा है असम में। ठीक है, सो रिसेंटली PB रंगारो जो CEO है आपके हेलीकॉप्टर कॉम्प्लेक्स ऑफ HAL विद अ जनरल ऑफिसर कमांडिंग Gajraj Corp, he laid foundation stone of HAL's MRO hub at the मिसामारी इन असम। ठीक है, सो इस जगह पे HAL का MRO हब जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा आपका, इसका फाउंडेशन स्टोन बेसिकली रखा गया है अभी। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड विच इज अ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। सो ये जो प्लेटफॉर्म है इसने डिक्लेयर किया है एंड पे किया है, it has paid an interim dividend of 21.6% of the face value of its share, और ये ऐसा करने वाला पहला आपका ट्रेड प्लेटफॉर्म बना है। Now question here is which among the following institutions are the founders and partners of Receivable Exchange of India Limited? So इस ट्रेड प्लेटफॉर्म के आपके पार्टनर एंड फाउंडर्स कौन है? सिडबी है आपका, NSE है along with SBI, ICICI बैंक एंड येस बैंक। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर C। एंड RXIL जो आपका है बेसिकली जो आपका रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये पहला आपका ट्रेड प्लेटफॉर्म बना है इंडिया में जिसने रिटर्न किया है कैपिटल टू इट्स स्टेक होल्डर्स। ठीक है, नाउ अदर आपके ट्रेड्स प्लेटफॉर्म देख लेते हैं, जैसे M1 एक्सचेंज इज अनदर एग्जांपल ऑफ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, देन इनवॉइस मार्ट, देन C2FO इंडिया ट्रेड्स। तो ये सारे आपके ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जिन्हें जो बेसिकली RBI अप्रूव्ड ट्रेड्स प्लेटफॉर्म आपके हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजर पे पॉइंट ऑफ सेल हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द RBI थ्रू विच लाइसेंस। तो रिसेंटली रेजर पे जो आपका काइंड ऑफ फिजिकल आर्म है, ठीक है, रेजर पे का, सो इसे अभी पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल लाइसेंस RBI द्वारा दिया गया है। ठीक है, सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर A। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें आपकी कुछ डिटेल बताई गई हैं, जैसे आपका जो FDI इनफ्लो है इंडिया का, ये 73% आपका जो है रोज किया है, इट रोज बाय दी मतलब इंक्रीज बाय दी 73% एंड इट रीचेस टू $47 बिलियन इन द ईयर 2025। ठीक है, नाउ ग्लोबल FDI की बात करें तो ये आपका 1.61 ट्रिलियन पहुंच गया है 2025 में एंड इट शोज अ इंक्रीमेंट ऑफ 14% एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, मतलब 2024 से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। और इसका की रीजन क्या है कि ये क्यों बढ़ा है? इट शोज अ इंक्रीज ऑफ अ 140 बिलियन मेनली फ्रॉम योर फाइनेंशियल ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर, जिसमें UK आपका आता है, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ये सब आते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें FDI की तो डेवलप्ड इकोनॉमीज की सॉरी, सो इसमें इनफ्लो हमारा जो है इंक्रीज हुआ है, अब इट इज अप बाय और इंक्रीज बाय 43% एंड इट रीचेस टू $728 बिलियन। वहीं पे यूरोपियन यूनियन की बात करें अगर हम तो इट हैज रजिस्टर्ड 56% इंक्रीज एंड इट इज लेड बाय योर जर्मनी, फ्रांस, इटली, इन कंट्रीज की वजह से ये आपका बढ़ा है। ठीक है, USA जो है ये लार्जेस्ट FDI रेसिपिएंट रहा है एंड इट शोज इनफ्लोज ऑफ अप टू इंक्रीज ऑफ 2%। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे इनफ्लोज आपका डाउन हुआ है FDI का एंड इट रीचेस टू $877 बिलियन। राइट, लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करें तो यहाँ पे हमने 75% स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग इनफ्लोज जो है देखने को हमें यहाँ पे मिला है। ठीक है, यहाँ पे कम हुआ है ये। नाउ नेक्स्ट है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एज पर दिस रिपोर्ट टोटल ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट जो हुआ है आपका डेटा सेंटर में ये बढ़ा है, इट एक्सीडेड टू $270 बिलियन विच इज अकाउंटिंग फॉर मोर देन 20% ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ ग्रीनफील्ड अनाउंसमेंट डिक्लाइन बाय 10%। ठीक है, एंड इट इज अकाउंटेड फॉर नियरली 250 फ्यूअर प्रोजेक्ट्स देन दी 2024। अगर 2024 से कंपेयर करें तो ये आपका 10% हमें डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है टोटल आपके नंबर ऑफ ग्रीन फील्ड अनाउंसमेंट का। ठीक है,
Total value of announced greenfield projects dropped by 30% and it reaches to 189 billion US dollar. नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस का टोटल वैल्यू यहाँ पे आपकी बढ़ी है 7% एंड इट रीचेस टू 218 बिलियन यूएस डॉलर इन दी 2025 एंड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हैं ये आपके कम हुए हैं, इट फेल बाय 5%. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आता है डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट लीडर्स की. तो यहाँ पे आपके टॉप 3 होस्ट रहे हैं फाइनेंस नहीं फ्रांस है. नेक्स्ट है आपका यूएसए, थर्ड है आपका आता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया. ठीक है, ये साउथ कोरिया आप कह सकते हो. देन इमर्जिंग मार्केट इन द टॉप 10 ये आपका आता है ब्राजील, फॉलोड बाय थाईलैंड, 7th नंबर पे आता है इंडिया एंड 9th में आता है आपका मलेशिया. राइट. नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं. एज पर द UNCTAD ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर 2025 रिपोर्ट, इंडियाज FDI इनफ्लोज सर्ज बाय व्हाट % कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर. तो कितना परसेंट आपका हाई हुआ है इंडिया का? तो इट इज 73%. राइट. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. And it reaches to 47 billion US dollar in the year 2025, right? So UNCTAD की बात करें तो इसके सेक्रेटरी जनरल है आपके रेबेका ग्रिन्सपैन, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और 1964 में से स्टैब्लिश किया गया था. Now next आपको क्वेश्चन है, which company received in principle approval for payment service provider authorization from the IFSCA, that is International Financial Services Center Authority at the GIFT City, right? गिफ्ट IFSCA और गिफ्ट सिटी जो आपकी अहमदाबाद में है गुजरात में. ठीक है. सो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है? आपका IFSCA से. किसके लिए? फॉर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ऑथराइजेशन. सो इट इज योर बायफॉरेक्स जो आपकी होली ओन एंटिटी है इबिक्स कैश वर्ल्ड मनी की. इसी के साथ बायफॉरेक्स जो है ये फर्स्ट ऑथराइज डीलर कैटेगरी सेकंड जो है लाइसेंस्ड ग्रुप एंटिटी बन जाता है जिसने ये अचीव किया है माइलस्टोन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल सपोर्ट अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर द जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट टू हेल्प द स्टेट अचीव सेल्फ रिलायंस इन अ वाटर रिसोर्स. सो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने आपका 5700 करोड़ का फाइनेंशियल अप्रूवल दिया है हरियाणा के जल संरक्षित प्रोजेक्ट के लिए to help the state achieve the self reliance in the water resources, right? So answer here is option number C. 5700 करोड़ का बजट यहाँ पे फाइनेंशियल अप्रूवल जो है वो दिया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा. अब ये जो फंड डिस्बर्समेंट है ये आपका होगा फ्रॉम 2026 to 2032 फॉर अ लॉन्ग टर्म वाटर मैनेजमेंट प्लानिंग. ठीक है. अब यहाँ पे टोटल हरियाणा की बात करें तो मेन कैनाल आपकी 1570 है जिसमें से 892 ऑलरेडी रिस्टोर्ड की जा चुकी हैं. रिमेनिंग 678 है और इनको रिस्टोर करने का प्लान किया जा रहा है आपके विद इन 5 years. ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे आपका नाबार्ड की फंडिंग भी स्टेट फंडिंग भी यहाँ पे आ रही है. इस प्रोजेक्ट के लिए नाबार्ड की फंडिंग भी आ रही है. जैसे 2325 करोड़ की फंडिंग वर्ल्ड बैंक द्वारा यहाँ पे दी जा रही है 115 मेजर कैनाल के लिए. ठीक है. देन 2230 करोड़ की स्टेट बजट जो है यहाँ पे दिया गया है 284 कैनाल्स के लिए एंड 2880 करोड़ का बजट यहाँ पे नाबार्ड द्वारा दिया गया है 279 कैनाल्स के लिए. इसके अलावा अगर हम माइनर कैनाल्स की बात करें तो माइनर जो है 15,562 कैनाल्स हैं जिसमें से 4,487 ऑलरेडी आपकी रिस्टोर की जा चुकी हैं. रिमेनिंग आपकी जो है ये अगेन 5 ईयर में प्लान की जा रही है. और इसके लिए भी फंडिंग की बात करें, फंडिंग स्प्लिट जो है वो कितना देखने को मिल रहा है आपका वर्ल्ड बैंक द्वारा जो दिया गया है 450 करोड़ का 400 कैनाल के लिए. आपका 1250 करोड़ दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आपके 1500 कैनाल के लिए. ठीक है. और 402 करोड़ दिया गया है नाबार्ड द्वारा 61 कैनाल के लिए. ठीक है. नेक्स्ट अब बात करते हैं माइक्रो इरिगेशन एक्सपेंशन की. तो इसके लिए 900 करोड़ की फंडिंग दी गई है वर्ल्ड बैंक द्वारा एंड ये इंस्टॉल करेगा, यहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे अप्रोक्सीमेटली माइक्रो इरिगेशन एक्सपेंशन जो है ये किया जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 70,000 एकड़ में. ठीक है. 70,000 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड. देन वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ये ट्यूबवेल एंड सरफेस ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे जो है बिल्ड करेगा अप्रोक्सीमेटली 2 लाख एकड़ में. राइट. नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर रीयूज एंड रिचार्ज की बात करें तो यहाँ पे वाटर बॉडीज जो आपकी अप्रोक्सीमेटली 80 जो है डेवलप की जाएंगी फॉर रिचार्ज एंड ट्रीटेड वाटर. यहाँ पे जो है ट्रीटेड वाटर आपका जो है इन दी जिंद कैथाल और गुरुग्राम ये यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो आपके लगाए जाएंगे. ठीक है. इसके अलावा
कवरेज की बात करें तो ये आपका इरिगेशन यहाँ पे कवर करेगा, इरिगेशन फॉर अप्रोक्सीमेटली 28,000 एकड़, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड अ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग पैकेज ऑफ हाउ मच फॉर द कैपेसिटी ऑफ 1125 मेगावाट डॉर्जिलुंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन भूटान। तो रिसेंटली भूटान के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 815 मिलियन यूएस डॉलर का अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये बनाया जाएगा। यहाँ पे 40% स्टेक आपका है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का एंड ड्रुंग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन का, ठीक है, जो भूटान की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। 60-40 का यहाँ पे रेशियो इनका रहेगा, ठीक है। और इस पार्टनरशिप में ये बनाया जा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्पेशल पर्पस व्हीकल द्वारा। और आप यहाँ पे अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये आपका जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये आपका रहेगा कुरुचू रिवर में, ठीक है, इन दी मोनगर एंड ल्यूटेंस जो डिस्ट्रिक्ट है आपके भूटान के वहां में, ठीक है। इसके अलावा आपका जो डिजाइन है इट इज ऑन द रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट विद स्टोरेज और पाउंडेज, ठीक है। और इसकी एक्सपेक्टेड जो कैपेसिटी है, ठीक है, ये जनरेट करेगा लगभग आपका 4500 गीगावाट आवर ऑफ क्लीन इलेक्ट्रिसिटी एनुअली। तो ये कैपेसिटी इसकी रहेगी। इसके साथ ही फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है 150 मिलियन यूएस डॉलर ग्रांट जो है वो आपका रहेगा फ्रॉम द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। 150 मिलियन यूएस डॉलर क्रेडिट आपका रहेगा अगेन फ्रॉम द आईडीए एंड आपका 15 मिलियन यूएस डॉलर लोन जो है ये रहेगा आपका आईबर्ड से, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, टू दी DGPC फॉर दिस प्रोजेक्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द क्वास्की किसेन कैसा जो आपकी जापान की कंपनी है के लाइन हैज अग्रीड इन principle with GAIL India Limited and JM Baxi Group on the joint ownership of which type of vessel। तो यहाँ पे joint ownership के लिए अग्रीमेंट साइन किया गया है for the LNG कैरियर, ठीक है, आपका लिक्विफाइड नेचुरल गैस कैरियर जो है इसके ओनरशिप के लिए ये अग्रीमेंट साइन किया गया है। एंड यहाँ पे गेल इंडिया ने ये टर्म शीट अग्रीमेंट साइन किया है फॉर इक्विटी पार्टिसिपेशन इन द शिप ओनिंग कंपनी established in Singapore along with the JM Baxi Marine Services and Japan's K line, right? So जो LNG कैरियर है ये currently under construction है एंड इसे कंस्ट्रक्ट कर रही है सैमसंग हैवी इंडस्ट्री फ्रॉम साउथ कोरिया। एंड जो वेसल है ये आपका डिलीवर किया जाएगा 2027 तक एंड ये ऑपरेट करेगा अंडर द लॉन्ग टर्म चार्टर अग्रीमेंट विद द गेल, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी साइन एन अग्रीमेंट MOU with the Brazil's Embraer to explore aircraft manufacturing and aviation services in India। So recently Adani Defense and Aerospace ने ये agreement साइन किया है ब्राजील की कंपनी के साथ एक्सप्लोर करने के लिए एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को और एविएशन सर्विसेज को हमारी कंट्री में, ठीक है, इंडिया में। Now next is the Department of Post signed an agreement with which company to expand regulated capital market services across India। So Department of Post जो है इन्होंने recently agreement sign किया है आपका स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड के साथ रेगुलेट करने के लिए कैपिटल मार्केट सर्विसेज को इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रिसेंटली एक रिसोर्स शेयरिंग अग्रीमेंट साइन किया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किस चीज के लिए, इंप्रूव करने के लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी को एंड स्ट्रेंथन करने के लिए एनर्जी सिक्योरिटी को। सो रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने MOU साइन किया है ONGC के साथ, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के साथ ये अग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है, रिसोर्स शेयरिंग अग्रीमेंट, ठीक है, ऑपरेशनल इंप्रूव करने के लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी को और स्ट्रेंथन करने के लिए एनर्जी सिक्योरिटी को, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली एक बैंक है हमारा, ठीक है, जिसको बेसिकली RBI का अप्रूवल मिला है कि ये अपनी ब्रांच ओपन कर सकता है IFSC इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। सो रिसेंटली पंजाब एंड सिंध बैंक को अप्रूवल दिया गया है RBI द्वारा टू ओपन ब्रांच एट दी IFSC इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर B।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच फिनटेक स्टार्टअप रिसीव द पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल लाइसेंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो इनमें से कौन सा फिनटेक स्टार्टअप है जिसको यहाँ पे पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिला है फिजिकल के लिए, ठीक है, फिजिकल लाइसेंस इनको मिला है, तो इट इज पेशाप, ठीक है। कौन सी कंपनी है? इट इज पेशाप, जिसके फाउंडर एंड सीईओ हैं कृष्ण कुमार मानी। इसे स्टैब्लिश किया गया था आपका 2019 में एंड हेडक्वार्टर इसका चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है, ओके। Now next question है which bank introduced 3 new financial products including digital saving account linked to the repo rate। So इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके द्वारा 3 नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं एंड एक इसमें से डिजिटल सेविंग अकाउंट है जो लिंक्ड है आपका टू द रेपो रेट। सो आंसर हियर इज इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उनके द्वारा 3 प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से आपका एक है डिजिटल सेविंग अकाउंट विच इज लिंक टू दी योर रीपर्चेज अग्रीमेंट, रेपो रेट से ये लिंक्ड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यूपीआई इंटीग्रेटेड क्रेडिट कार्ड जो ऑफर कर रहा है 3% कैशबैक बेस्ड ऑन दी यूसेज एंड द लास्ट इज डिजिटल फिक्स डिपॉजिट, यहाँ पे जो है इन्होंने लॉन्च किया है जिसका इंटरेस्ट रेट आपका अप टू 7.25% पर एनम रहेगा एंड इट इज इंश्योर्ड अप टू 5 लाख बाय द DICGC, ठीक है। अब बात करें स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक की, इसके सीईओ करंटली हैं राजन बजाज, हेडक्वार्टर गुवाहाटी असम में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 2016 में। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।